हेलो बच्चों, मैं राजू कुशवाहा फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर फिजिक्स सिलेबस की डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग वो क्लासिकल मैकेनिक्स है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स हम लोग कंसिडर करेंगे वो है टाइप ऑफ कांस्टेंट। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या किए थे, कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट के कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया था और वो समझ में भी आया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे क्या डिस्कस करते हैं, टाइप ऑफ कांस्टेंट, कितने टाइप के कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों मैं थोड़ा टाइप ऑफ कांस्टेंट को डिस्कस करने से पहले कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, जो बच्चे नए होंगे उनको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है मैंने अपने लेक्चर में बता रखा हूं पहले से ही। देखिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का मीनिंग कुछ नहीं होता है, बस एक बाधा होता है, रुकावट होती है। CONSTRAINTS, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, हमने बताया था कि बाधा होता है, ठीक है, रुकावट होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है, RICTION, ठीक है, या कंडीशन होता है। ये सारी चीजें किसी सिस्टम पे अप्लाई की जाती है। ये सारी चीजें क्या होती है, किसी सिस्टम पे अप्लाई होती है या पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे अप्लाई होती है बच्चों, या पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे अप्लाई होती है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ सिस्टम पे अप्लाई होती है। इसको और मैं सिंपल शब्द में बताने की कोशिश करूं तो सिंपल शब्द में कहने का सेंस ये है कि मैंने क्या बताया आपको, अगर ट्रेन है, क्या है, अगर ट्रेन है तो ट्रेन किस पे रन करती है, ट्रेन है तो ट्रेन किस पे रन करती है, ट्रैक होता है, उसके लिए क्या होता है बच्चों, ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है। ठीक है, उसी पे ट्रेन रन कर सकती है। और मैं एक साइकिल का बात करूं, अगर कोई साइकिल है, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो वो क्या कर सकता है, एनीवेयर, कहीं पे भी वो क्या कर सकता है, साइकिल को चला सकता है। उस साइकिल को चलाने के लिए किसी स्पेशल रोड, स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है, बट ट्रेन को चलाने के लिए, ट्रेन को मूव करने के लिए हमें एक स्पेशल जगह की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल ट्रैक की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल सड़क की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेशल रोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग रेलवे ट्रैक बोलते हैं। वो ट्रेन उसी रेलवे ट्रैक पे चलेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस ये है, जो साइकिल यहाँ पे है वो फ्री है, उस पर कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। मूव साइकिल भी कर रही है, मूव ट्रेन भी कर रही है। ठीक है, बट जो साइकिल है वो फ्रीली मूव कर रही है, रोड पे, सड़क पे, फील्ड पे, ग्राउंड पे, कहीं पे भी, व्हाट एवर यू वांट। बट ट्रेन जो है वो आप जहाँ चाहोगे, एनी आर्बिट्ररी मैनर, किसी तरह से भी ट्रेन मूव कर सके, नहीं। इसके लिए कोई ओबे है, कोई रूल है कि हाँ ये ट्रैक पे ही मूव करेगी तो करेगी। तो इस तरह की जब चीजें लग जाती है किसी भी चीज पे तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्ट्रेंट। क्लियर है, जैसे आप हो, स्टूडेंट्स हो, गार्जियन क्या बोलता है आपसे, आप जाओ बच्चों घर से कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद फिर अपने घर आ जाओ। ये क्या है, आप पे कांस्टेंट लगा हुआ है। ठीक है, वही गार्जियन, मतलब वो स्टूडेंट जिसके गार्जियन कुछ नहीं कहते हैं, जो फ्रीली छोड़ रखे हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे क्या करते हैं, घर से निकलते हैं तो पार्क में गए, रेस्टोरेंट में गए, कॉलेज गए, घूमने गए, थिएटर गए, कहीं पे भी गए। अब उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो उनका क्या हो गया, फ्री मोशन कर रहे हैं, फ्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूव तो ये भी कर रहे हैं, अब मूव वो भी बच्चा कर रहा है जो घर से स्कूल आ रहा है, घर से कॉलेज आ रहा है, मूव तो वो भी कर रहा है, लेकिन उसके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ कि आपको सीधे घर से कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है। क्लियर हो रहा है, तो जो ये मोशन में जो एक अलग टाइप का कंडीशन लग जा रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन लग जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। और जब मोशन में लग जाएगा तो उसको बोल देते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन। ठीक है, मतलब कोई भी एनी आर्बिट्ररी मैनर में क्या हो, मोशन ना करें, उस पर कुछ कंडीशन लग गया हो, कुछ रूल लग गया हो, कुछ रेगुलेशंस लग गया हो कि इसी तरह से आपको मोशन करना है, तो इस तरह के जो मोशंस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन।
क्लियर हुआ कांस्टेंट क्या चीज होती है और कांस्टेंट मोशन। ओके, आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट पे। देखिए आप लोग के सामने है क्या टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो टाइप ऑफ कांस्टेंट कितने तरह से होते हैं, बेसिकली 4 टाइप के दे रखे हैं। 4 टाइप में कौन कौन से हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, स्केलेरियो कांस्टेंट, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एससी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक है, MIC होगा यहाँ पे, ठीक है, MIC, ठीक है। स्केलेरियोमिक कांस्टेंट और रियोनोमिक कांस्टेंट, 4 टाइप के कांस्टेंट हो गए। आइए इसको हम लोग करके 1 बाई 1 क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग के सामने क्या है, होलोनोमिक कांस्टेंट। क्या है, होलोनोमिक कांस्टेंट। अब होलोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए डिफिनीशन पहले नहीं बता रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आपके पास होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। मैं एक पेज को इंसर्ट कर दूं यहाँ पे, स्क्रीन में कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन, ठीक है। आइए जरा हम लोग देखते हैं क्या चीज़ होती है होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। तो होलोनोमिक में हम लोग देखिए क्या चीज़ होती है आपके, देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग कि कोई रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। होलोनोमिक एग्जांपल में क्या करना होता है, हमें रिजिड बॉडी कंसीडर करना होता है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में क्या होता है बच्चों, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ये हेलोनोमिक का एग्जांपल, ऐसे समझिए कि मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, तब मैं उसके डिफिनीशन पे आता हूँ, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया रिजिड बॉडी, और मैंने क्या कहा रिजिड बॉडी में कोई भी दो पार्टिकल हैं, सपोज करिए मैंने ये रिजिड बॉडी आपको दिखा दिया, ठीक है। ये सारे रिजिड बॉडी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच का कोई भी दो पार्टिकल कि जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज करिए मैंने ये पार्टिकल को कंसीडर कर लिया, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल। ये जो पार्टिकल का जो बीच का डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। या ये मूव भी करेंगे तो एक रूल रेगुलेशन में मूव करेंगे, फिक्स नहीं होता है। जो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और अंदर जब डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मॉलिक्यूल जो होती है दूसरे मॉलिक्यूल से स्प्रिंग की तरह क्या होती हैं, बंधे होते हैं। तो ये यहीं पे ऐसे ऐसे जिग मोशन करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं। तो इस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक लेंदी हो जाएगा, तो बस आप चीज़ों को समझिए कि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या, जैसे चाक, डस्टर, पेन, पेंसिल, मेज, डेस्क, चौकी, टेबल, कुछ भी आप ले लीजिए, उसमें दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस क्या होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। तो आइए जरा इसको हम लोग मैप कोऑर्डिनेट के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने क्या कर लिया, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया एक एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं 3 कोऑर्डिनेट ले लिया। मैंने कंसीडर किया कि ये जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, सपोज करिए एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसको मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइनिंग कर दिया ओ से, और एक और पार्टिकल है जो यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है, अगर मैं मान लीजिए इसको नाम दे दूं हम ए एंड दिस इज द बी, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर ऐसे कहूँ कि वेक्टर बी हो गया और ये हो गया वेक्टर ए, या ये दोनों पार्टिकल का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो मान लीजिए ये पार्टिकल का नाम जो है वो क्या है, आर आई में कर देता हूँ, आर आई। आई क्या है बच्चों, पार्टिकल का नाम है, यहाँ पे कोई आई पार्टिकल है, जैसे ये आई पार्टिकल हो गया, ठीक है। और ये कौन सा पार्टिकल है बच्चों, जे पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है, जे पार्टिकल है। इसको मैं एक 3D डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आर आई हो गया इसका, ये आर आई क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर होता है। आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में होगा, नहीं तो मैंने वेक्टर का लेक्चर बना रखा है, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर वाले लेक्चर में जाकर समझ सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस आई पार्टिकल का सेंटर से। ऐसे सपोज करिए इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया, ये जे पार्टिकल है, इसका हो गया यहाँ से आर जे, ठीक है।
अब इन दोनों पोजीशन वेक्टर को मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है, जिसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी आई जे या सी जे आई, व्हाट एवर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो ये होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, जब ए और बी जब फिक्स है तो मूव ये करेगा नहीं, ए और बी मूव करेगा नहीं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पे सी आई जे होगा। कुछ है नहीं बच्चों, बस सिंपल में समझिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया और उसमें मैंने दोनों पार्टिकल को दिखा दिया। आप पढ़े भी हो सिंपल में, मैथ में याद करिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, सपोज करें यहाँ पर पार्टिकल P है, ये कोऑर्डिनेट आपके लिए x है एंड दिस इज द y, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, px, y, यही होगा ना। बस अगर आप इसको और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बताएगा इसी चीज़ को, ये आपकी वैल्यू x हो गई, ये वैल्यू आपकी y हो गई। मैंने उसी तरह से लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या है। अब जब वेक्टर का हम लोग एडिशन करते हैं तो वेक्टर का रूल जो होता है वो क्या होता है, हम लोग सेम आर्डर वाले जो होते हैं उनको ऐड कर दीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए सेम आर्डर वाले देखिए ओ बी और बी ए, तो मान लीजिए मैं वेक्टर का रूल लगा के यहाँ पर समझाऊँ आपको, तो दिस इज द ओ बी प्लस ओ बी हो गया और बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब ओ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मान लीजिए आर जे हो गई, वेक्टर के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, पोजिशन वेक्टर है, प्लस बी ए की वैल्यू हमने क्या लिख दिया, सपोज करिए सी आई जे लिख दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आर आई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा इसको मैं एक साइड में कर दूँ तो सी आई जे, अब देखते रहिए क्या हो रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। माइनस आर जे वेक्टर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से इधर आ गया तो कोई समस्या। अब देखिए, अब ये तो सपोज करिए मैंने ऐसे बना दिया, इसको तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ ना, बना सकता हूँ ना। यहाँ पे कुछ कंडीशन तो दिया ही नहीं है कि यहाँ से यहाँ से यहाँ की दूरी या यहाँ से यहाँ की दूरी, हमको बस डिस्टेंस देखना है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, आर जे आई बराबर आर जे वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। मतलब इस पार्टिकल के, ध्यान समझिएगा, मतलब आई और जे पार्टिकल जो हैं इनके मोशन करने के लिए, मतलब जो फिक्स चीज़ें, जो फिक्स डिस्टेंस है, रिस्ट्रिक्शन है, वो किस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स है उनके बीच की डिस्टेंस ये फिक्स रहेगी, तो इस तरह से दो सिचुएशंस मुझे मिल सकते हैं, या तो आई में से जे जा सकता है या जे में से आई, व्हाट एवर सिचुएशन, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, एक फॉर्मेट में चेंज कर, मतलब बदलना है ऐसे फॉर्मेट में कि ये जो माइनस प्लस का जो, मतलब जैसे देखिए आर आई माइनस आर जे हो गया और आर जे माइनस आर आई हो गया, किसी में मान लीजिए कोई वैल्यू प्लस आ जाएगी, किसी में कोई वैल्यू माइनस आ जाएगी। तो इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमने एक कॉमन टर्म सेलेक्ट करना है। वो कॉमन टर्म क्या है, मॉड निकाल देना है, मॉड आई जे, ठीक है, का स्क्वायर कर देना है मॉड निकाल के, माइनस आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर का स्क्वायर कर देना। ये एक कॉमन टर्म ले लिया हमने, जो आपको माइनस प्लस से झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने लिख सकते हैं इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को क्या करना है, एक साइड में लेते आइए, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस मॉड सी आई जे का स्क्वायर बराबर 0। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक्सप्रेशन है, यही आपका होलोनोमी का एक्सप्रेशन इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का एक्सप्रेशन ही क्या होता है, आपका होलोनोमिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान देंगे तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा इस पर भी डिस्कस करते हैं हम लोग। आप इस पर ध्यान देंगे तो देखिए ये क्या है, ये आपका जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर है तो ये क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहिए,
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यही तो होता है ना। और ये जो है वैल्यू क्या थी आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, और इक्वल क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इससे हम क्या आपको कहेंगे, अब हम इससे कहेंगे कि चूंकि ये क्या था, रिजिड बॉडी हमारे पास होलोनोमिक का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था बच्चों, होलोनोमिक का एग्जांपल था। ठीक है, होलोनोमिक जब कोई एग्जांपल को जब हमने सॉल्व किया, देखा, तो उसका एक्सप्रेशन किस टाइप का आ रहा है, उसका एक्सप्रेशन इस टाइप का आ रहा है, आर आई वेक्टर माइनस आर जे का होल स्क्वायर माइनस सी आई जे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स पोजिशन वेक्टर माइनस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। तो जिस भी मोशन में इस तरह का अगर आपको एक्सप्रेशन मिलता है, तो वो जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होलोनोमिक कांस्टेंट हो जाएगा। अब कुछ आइडिया मिला कि इस फॉर्मेट में हमको, अभी आपको जैसे ये नहीं समझ में आ रहा हो कि ऐसे ही फॉर्मेट सर क्यों बता दिए। ठीक है, इसी के साथ अभी मैं एक और फॉर्मेट अभी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, वो आपका नन होलोनोमिक का फॉर्मेट है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, मैं एक ही बात लेके चलता हूँ, यहाँ पे देखिए फटाफट एक एक्सप्रेशन में आगे भी डिस्कस करूँगा अच्छे से, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि जब ये है तो नन होलोनोमिक का क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स, एक पार्टिकल है, तो यहाँ पार्टिकल जो है वो क्या मूव करेगा, यहाँ पे पार्टिकल क्या कर सकता है, मैक्सिमम क्या करेगा बच्चों, ये जो लेंथ होगा इसी लेंथ को मूव कर सकता है या इससे कम। तो मान लीजिए अगर वो इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन या इक्वल टू एल। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यही ब्रीथ है तो सपोज करिए ब्रीथ में कितना मोशन कर सकता है, लेस देन इक्वल टू बी। अगर हाइट है तो लेस देन इक्वल टू हाइट, भाई हाइट है तो यहीं तक जा सकता है ना, या उससे कम ही मूव करेगा पार्टिकल। तो जो इस तरह का जो कंडीशंस मिलते हैं, जो इस तरह के कंडीशंस मिलते हैं, उसको इनइक्वलिटी में होती है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे बच्चों कहाँ चले जाते हैं, इस तरह के कंडीशंस नन होलोनोमिक में चले जाते हैं। और जो इस तरह के कंडीशंस मिलते हैं जो इक्वल टू 0 देते हैं, वो क्या होते हैं, इसमें इक्वलिटी का सिंबल नहीं होता, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इस तरह के कंडीशंस इसमें नहीं होते हैं। किसमें, होलोनोमिक में। और नन होलोनोमिक में ये इस तरह के कंडीशंस इनइक्वलिटी का मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा अब समझ में आ गया होगा आपको कि होलोनोमिक क्या है और नन होलोनोमिक क्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब आते हैं हम लोग होलोनोमिक पे फाइनली बात करते हैं। ठीक है, होलोनोमिक क्या हो गया, कांस्टेंट आर सेड टू बी होलोनोमिक इफ constraint imposed on the motion of system can be expressed in form of mathematical equation r1 vector, r2 vector, r3 vector, r4 vector, rn vector और t ब्रैकेट इक्वल टू 0। जिस भी पार्टिकल का मोशन अगर इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर में, समय में, और वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उस तरह के मोशंस को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। बच्चों समझ में आया। तो इस तरह का मोशंस कौन करता है, किसी भी फिक्स बॉडी का मतलब रिजिड बॉडी का जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस तरह के मोशंस करते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से आपको थोड़ा बना दूँ, डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे केवल मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम फिर वही रहेगा आपके पास, क्या ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपके पास y। एग्जाम्पल्स इसमें दिया होगा, देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। ठीक है, आइए आगे हम लोग देख लेते हैं डायग्राम के बारे में। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स मैंने ले रखा है, क्या एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था अभी। एग्जाम्पल क्या है, द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज ए कॉन्स्टेंट मोशन। क्लियर हो गया, कॉन्स्टेंट मोशन है कि नहीं है ये प्लीज डिसाइड कर लीजिए। अगर मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टेंट मोशन के लिए आपको रिजिड बॉडी, ठीक है, ये क्या है आपके पास, रिजिड बॉडी हो गया। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं बच्चों, फ्री मूव नहीं कर सकते हैं, फ्री मूव
नहीं कर सकते हैं। इस पर कुछ ना कुछ क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। RECTION रेस्ट्रिक्शन, REST होता है बच्चों, RESTRICTION, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा है कि नहीं आपको बस यहीं पे मूव करना है, बस यहीं पे वाइब्रेट करना है, कहीं पे भी ये पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब इसमें कॉन्स्टेंट है। क्या है, कॉन्स्टेंट है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है। ये क्लियर हो गया। और जब रिस्ट्रिक्शन है, जब कॉन्स्टेंट है, तो क्या है इसमें देख लीजिए, बता दिया कांस्टेंट मोशन है एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। और ये हो जाएगा आपके पास, फिर वही डायग्राम यहाँ पे आपके पास हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे ओ, ये डायग्राम बना लीजिएगा आपको, जेड एक्सिस, यहाँ पे पार्टिकल के बीच जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आर जे हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा डिस्टेंस बच्चों वो आर आई जे या सॉरी सी आई जे या सी जे आई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे आपको मान लीजिए ये वी हो जाएगा आपके पास वेक्टर्स, और ये हो जाएगा सॉरी ए वेक्टर्स, ये बी वेक्टर्स, ये आर वेक्टर, ये आर आई वेक्टर, ये आर जे वेक्टर, ठीक है। फिर इसमें वही सारे एक्सप्रेशन जो मैंने वहाँ पे लिखा था अभी आपको, फिर से वही वेक्टर रूल लगा दीजिएगा। देखिए ओ बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा नोट्स में अपने, ठीक है। आर जे वेक्टर्स, कोई भी इसको गलत नहीं करेगा, आप लोग आसानी से इसको लिख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, समझ में भी आ गया है। ये आर आई वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से क्या करना है, सी आई जे को हमको एक पास करना है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दे रहा हूँ, ओ आर आर, ये हो सकता है ऐसे आर जे वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। इसको मैंने ये सब चक्कर से बचाने के लिए क्या, माइनस पॉजिटिव मॉड लेते हैं ना, किसी चीज़ का मॉड ले लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, मॉड ले करके इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ताकि हर समय में ये दोनों कंडीशंस अगर आपको मिलेगा तो भी ये सेटिस्फाई करेंगे सब, ठीक है। अब ये इसका एक फॉर्मेट बन गया क्या, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मॉड सी आई जे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों हमारा होलोनोमिक का फाइनल, ठीक है। जो इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो फॉर्मेट लिखा हुआ है देखिए R1 R2 R3 R4 के फॉर्मेट में, मतलब पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में, क्या हमारा पोजीशन वेक्टर और बराबर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। इस फॉर्मेट में जो भी मिलेगा वो मेरा होलोनोमिक कांस्टेंट हो जाएगा। नन होलोनोमिक क्या होगा, उसका भी फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था पीछे, आइए फिर देख लेते हैं हम लोग क्या है नन होलोनोमिक, ठीक। सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, constant are said to be non-holonomic if constant imposed on the motion of the system cannot be expressed in the form of the mathematical equation r1 वेक्टर, ये सब बना लीजिए आप लोग, r2 वेक्टर, ये हो जाएगा r3 वेक्टर, ये हो जाएगा r4 वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास rn वेक्टर इक्वल टू 0। जो होलोनोमिक का जो कंडीशन था वो कंडीशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नन होलोनोमिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल, एंड T इज द क्या है, टाइम, ठीक है। इसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखिए पार्टिकल इन ए बॉक्स, और भी एग्जांपल्स है, 2 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स, अच्छा 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। आइए इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पार्टिकल इन ए बॉक्स मैंने कहा था कि क्या है हमारे पास, नन होलोनोमिक का एग्जाम्पल है, क्या है बच्चों, नन होलोनोमिक का क्या है, एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल इसमें है, देखिए हमने सपोज करिए कोई भी पार्टिकल यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ये पार्टिकल, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, स्मॉल एल है लेंथ, ठीक है। और ये जो हमारे पास हो जाएगा ये वाली पोर्शन, ये सपोज करिए हमारे पास वृत्त हो गई, और ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन मुझे दिख रहा है ये सपोज कर लिया हाइट हो गई।
तो इस पार्टिकल पे तो कांस्टेंट लगा है कि नहीं, सबसे पहले ये सोचिए, इस पार्टिकल पे कांस्टेंट है? यस, कांस्टेंट है, क्योंकि ये पार्टिकल फ्री मूव नहीं कर सकता, ये पार्टिकल इसी वॉल से टकरा करके इसी बॉक्स के अंदर मूव करेगा। अगर यही बॉक्स ब्रेक करके पार्टिकल यहाँ पे आ जाता, बाहर आ जाता, तो ये क्या हो जाता, फ्री मोशन हो जाता और नो कांस्टेंट नो रिस्ट्रिक्शन हो जाता, नो कांस्टेंट। क्लियर हो रहा है बच्चों? पहले तो आप ये देखिए कि इस पे कांस्टेंट है कि नहीं है। कांस्टेंट है? यस सर, कांस्टेंट है, क्योंकि ये बॉक्स में है, वॉल के अंदर है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, पार्टिकल कहीं पे भी मूव फ्रीली नहीं कर सकता। इतनी बातें समझ में आई। अब कांस्टेंट है तो किस टाइप का कांस्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पार्टिकल मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, सपोज करिए मूव करता है कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस मूव करता है, एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, वो एक्स डिस्टेंस मूव करेगा। तो जो मूव करेगा एक्स डिस्टेंस वो क्या हो सकता है, या तो एक्स किसके बराबर होगा, यल के बराबर, या एक्स किससे छोटा हो सकता है, यल से। यही तो होगा बच्चों। अगर यल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने मूव को एक्स लिया है, यहाँ पर डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्स क्या है, डिस्टेंस मूव है, तो यल वाले लेंथ वाले में कितना ये कर पाएगा, या तो टोटल यल का यल करेगा या यल से कम करेगा। तो ये टोटल यल कर लिया या यल से कम कर लिया। जब इसको कंबाइन बनाएंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एल, ये मिला मेरा फर्स्ट। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि वृत्त में कितना होगा, तो ये हो सकता है बी के बराबर या लेस देन बी के बराबर। तो जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, लेस देन बी, दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये एच के बराबर मूव कर सकता है हाइट में या लेस देन एच। जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स लेस देन एच। इस तरह के जब कंडीशंस मिले आपको तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नन होलोनोमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। जहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का सिंबल जब आ जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे सीधे आपको क्या कहना है कि दिस इज द नन होलोनोमिक एग्जाम्पल। क्लियर है, क्या हो जाएगा, नन होलोनोमिक का एग्जाम्पल। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। अब देखिए क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पे कोई एक बड़ा सा पार्टिकल रख दिया हमने, और ये क्या है, ये क्या होगा, इसका सेंटर। ये जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर, ठीक है। अब ये मूव करेगा, मूव तो क्या करेगा, सपोज करिए कि ये एक्स डिस्टेंस मूव कर रहा है, कितना बच्चों, एक्स में जो मान रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, एक्स डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मूव होगा इस वाले पोजीशन पे बच्चों, यहाँ पे जो मूव होगा वो क्या होगा बताओ, यहाँ पे x कितना होगा, यहाँ पे होगा x जो होगा बच्चों वो r के बराबर होगा। क्लियर हो गया। बट यही पार्टिकल जब ऐसे मूव करना शुरू करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे आ करके ऐसे ये मूव करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये तो जो होगा r हो जाएगा, बट ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो होगा x इतना हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो मूव होगा x वो ग्रेटर देन r होगा। वाई, बिकॉज क्योंकि ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, अंदर नहीं आ सकता, सरफेस पे ही मूव कराना है, कहाँ पे बच्चों, सरफेस पे। अब ये दो कंडीशंस आपको मिले, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू r। क्लियर हो गया। तो जो इस तरह के होंगे मोशन को डिफाइन करने के लिए वो क्या हो जाएंगे, नन होलोनोमिक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है ना, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा बच्चों, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनता है ये चीज़ें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पेलिंग सही है, यहाँ पे स्केलिंग, यहाँ पे स्केलिंग ठीक है। स्लेरोनोमिक कांस्टेंट, द कांस्टेंट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बस सिंपल सा एक शब्द आपको यहाँ पे ध्यान रखना है,
टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या, स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा कांस्टेंट जो टाइम पे डिपेंड नहीं करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है, देखिए सस्पेंडेड विथ ए फिक्स सपोर्ट, क्या है, सपोर्ट फिक्स है। तो आपको पता है कंपाउंड पेंडुलम को एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ला के थ्रो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से छोड़ दीजिए, अब ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। अभी मत कहना कि सर 4 दिन तक छोड़ देंगे, 10 घंटे तक छोड़ देंगे, सर कैसे मूव करेगा। ठीक है, ये सब मत कहना, लेकिन आपको पता है कि जब ऐसे करते हैं हम लोग तो ये मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, मीन्स ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे लिए, स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो लेंदी हो रहा है, मैं थोड़ा सा बस अब स्पीड अप कर लूँगा, बस एक टॉपिक और इसका बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए रेहोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, इसमें बस देख लीजिए डिपेंड ऑन द टाइम, बस यही डिफरेंट है। द कांस्टेंट विच आर द डिपेंड ऑन टाइम आर नोन एज द रेहोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का ही एग्जांपल है जो पीछे हमने एग्जांपल, बस क्या है यहाँ पे मूविंग सपोर्ट है। क्या है, मूविंग सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे मूविंग सपोर्ट ले लीजिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, यह पेंडुलम बना हुआ है यहाँ पे, ये पेंडुलम सपोज करिए टी समय बाद यहाँ पे है, फिर कुछ समय बाद ये पेंडुलम क्या करेगा, यहाँ पे मूविंग सपोर्ट है ना, क्या है, मूविंग सपोर्ट है बच्चों, मूविंग सपोर्ट। तो मूविंग सपोर्ट है तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। तो मूविंग सपोर्ट है तो यहाँ पे मान लो सपोज को टाइम टी डस्ट, तो इस तरह का जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे मूविंग सपोर्ट से वो क्या हो जाएंगे, रेहोनोमिक एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मेरा सारा टॉपिक कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, हम एक एक करके हम लोग पढ़ लिए, क्या कांस्टेंट क्या होता है वो डिस्कस कर लिए, टाइप ऑफ कांस्टेंट डिस्कस कर लिए, होलोनोमिक अच्छे से हो गया, नॉन होलोनोमिक हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें, और रेहोनोमिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक, लास्ट ये हो गया कंप्लीट। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।